नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 19। ठाकुर हरि सेवक सिंह दावत खाकर घर पहुँचे तो डर रहे थे कि लौंगी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। अगर यह कहूँ कि मुंशी जी ने मेरे साथ चाल चली तो जिंदा न छोड़ेगी, तानों से कलेजा छन्नी कर देगी। जो कहूँ कि मनोरमा को पसंद है तो मैं क्या करता, तो भी न बचने पाऊंगा। चुड़ैल वकीलों की तरह तो बहस करती है, बस उसे राजी करने की एक ही तरकीब है, किसी पंडित को फंसाना चाहिए जो उसके सामने यह कह दे कि राजा साहब की आयु 125 वर्ष की है। जब तक इस बात को उसे विश्वास न हो जाए वह किसी तरह न राजी होगी। ज्यों ही ठाकुर साहब घर में पहुँचे, लौंगी ने पूछा, वहाँ क्या बातचीत हुई? दीवान, शादी ठीक हो गई है और क्या। लौंगी, और मैंने इतना समझाया तो जो। दीवान, भाग्य भी तो कोई चीज़ है। लौंगी, भाग्य पर भरोसा करता है जिसमें परुष नहीं होता। लड़की को डुबो दिया, ऊपर से शर्माते नहीं, कहते हो भाग्य भी कोई चीज़ है। दीवान, तुम जैसा गधा समझती हो वैसा गधा नहीं हूँ। मैंने राजा साहब की कुंडली एक बड़े विद्वान ज्योतिषी को दिखलाई है, और जब उसने कह दिया कि राजा साहब की उम्र बहुत बड़ी है, कोई संकट नहीं, तब जाकर मैंने मंजूर कर लिया। लौंगी, राजा ने किसी पंडित को सिखा पढ़ाकर खड़ा कर दिया होगा। दीवान, क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी ही समझ लिया है? लौंगी, अनाड़ी तो तुम हो ही, न जाने किस तरह दीवानी कर लेते हो। अच्छा बताओ, वह कौन पंडित था? दीवान, इसी शहर का नामी पंडित है, मेरी उनसे पुरानी मुलाकात है। वह मुझे कभी धोखा न देंगे। अगर कोई गड़बड़ होती तो वह साफ साफ कह देते। हम और वह अलग एक कमरे में बैठे थे। उन्होंने बड़ी देर तक कुंडली को देखकर कहा, कोई शंका की बात नहीं, आप भगवान का नाम लेकर विवाह स्वीकार कर लीजिए। राजा साहब की आयु 125 वर्ष की है। लौंगी, तुम कल उन पंडित जी को यहाँ बुला दो ना। जब तक मेरे सामने न कह देंगे मुझे विश्वास न आएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल लौंगी ने पंडित की रट लगाई और दीवान साहब को विवश होकर मुंशी ब्रजधर के पास जाना पड़ा। ब्रजधर सारी कथा सुनकर बोले, आपने यह बुरा रोग पाल रखा है, एक बार डांट कर कह दीजिए चुपचाप बैठी रहे। तुझे इन बातों से क्या मतलब, फिर देखूँ वह कैसे बोलती है। दीवान, भाई इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। वह कभी जरा रूठ जाती है तो मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूँगा। मैं तो उसे बिना पूछे भोजन भी नहीं कर सकता। वह मेरे घर की लक्ष्मी है। आपकी किसी ज्योतिषी से जान पहचान है? मुंशी, जान पहचान तो बहुतों से है, लेकिन देखना तो यह है कि काम किससे निकल सकता है। कोई सच्चा आदमी तो वह स्वांग भरने न जाएगा, कोई पंडित बनाना पड़ेगा। दीवान, यह तो बड़ी मुश्किल हुई। मुंशी, मुश्किल क्या हुई, मैं अभी बनाए देता हूँ। ऐसा पंडित बना दूंगा कोई भाप न सके। इन बातों में क्या रखा है? यह कहकर मुंशी जी ने झिनको को बुलाया। वह 1 ही घंटा छटा हुआ था, फौरन तैयार हो गया। घर जाकर माथे पर तिलक लगाया, गले में राम नामी चादर डाली, सिर पर एक टोपी रखी और एक बस्ता बगल में दबाए आ पहुंचा। मुंशी जी उसे देखकर बोले, यार जरा सी कसर रह गई। तोंद के बगैर पंडित कुछ जचता नहीं। लोग यही समझते हैं कि इनको तर माल नहीं मिलते, तभी तो तात हो रहे हैं। तोंदल आदमी की शान ही तो होती है, चाहे पंडित बने, चाहे सेठ, चाहे तहसीलदार ही क्यों न बन जाए, उसे सब कुछ भला मालूम होता है। मैं तोदल होता तो अब तक न जाने किस ओहदे पर होता। सच पूछे तो तोंद न रहने के कारण अफसरों पर मेरा रोब न जमा। बहुत घी दूध खाया, पर तकदीर में बड़ा आदमी होना न बंधा था। तोंद न निकली है। तोंद बना लो, नहीं तो उल्लू बनाकर निकाल दिए जाओगे, या किसी तोंदुमल को पकड़ो। झिनकू, सरकार तोंद होती तो आज मारा मारा क्यों फिरता। मुझे भी न लोग झिनकू उस्ताद कहते। कभी तबला न होता तो तोंद ही बजा देता, मगर तोंद न रहने में कोई हरज नहीं है। यहाँ कई पंडित बिना तोंद के भी हैं। मुंशी, कोई बड़ा पंडित भी है बिना तोंद का? झिनकू, नहीं सरकार, कोई बड़ा पंडित तो नहीं है,
तोंद के बिना कोई बड़ा कैसे हो जाए? कहिए तो कुछ कपड़े लपेट लूं? मुंशी, तुम तो कपड़े लपेट कर पिंड रोगी से मालूम होगे। तकदीर पेट पर सबसे ज़्यादा चमकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन और अंगों पर भी तो कुछ न कुछ असर होता ही है। यह राग न चलेगा, भाई किसी और को फांसो। झिनकू, सरकार, अगर मालकिन को खुश न कर दूं तो नाक काट दीजिएगा, कोई अनाड़ी थोड़े ही हूँ। खैर, तीनों आदमी मोटर पर बैठे और एक घर में जाकर क्षण भर जा पहुँचे। दीवान साहब ने जाकर कहा, पंडित जी आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं। इतने में मुंशी जी आ पहुँचे और बोले, कोई नया आसन बिछाइएगा, कुर्सी पर नहीं बैठते। आज न जाने क्या समझकर इस वक्त आ गए, नहीं तो दोपहर के पहले कोई लाख रुपए दे तो भी नहीं आते। पंडित जी बड़े गर्व के साथ मोटर से तो उतरे और जाकर आसन पर बैठे। लौंगी ने उनकी ओर ध्यान से देखा और तीव्र स्वर में बोली, आप तोतसी है? ऐसी ही सूरत होती है तोतसियों की, मुझे तो कोई भांड से मालूम होते हो। मुंशी जी ने दांतों तले जबान दबा ली। दीवान साहब ने छाती पर हाथ रखा और झिनकू के चेहरे पर तो मुर्दनी छा गई। कुछ जवाब देते ही न बन पड़ा। आखिर मुंशी जी बोले, यह क्या गजब करती हो लौंगी रानी, अपने घर पर बुलाकर महात्माओं की यह इज्जत ही की जाती है। लौंगी, लाला, तुमने बहुत दिनों तहसीलदारी की है, मैंने तो भी धूप में बाल नहीं पकाए हैं। एक बहरूपियों के लाकर खड़ा कर दिया, ऊपर से कहते हो तोतसी है। ऐसी ही सूरत होती तो तोतसी की। मालूम होता है महीनों से दाने की सूरत नहीं देखी। मुझे क्रोध तो इन दीवान पर आता है, तुम्हें क्या कहूँ। झिनकू, माता तूने मेरा बड़ा अपमान किया है, अब मैं यहाँ एक क्षण भी न ठहरूंगा। तुमको इसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लौंगी, लो बस चले ही जाओ मेरे घर से, धूर्त पाखंडी कही का। 12 ज्योतिषी तो बनना, मेरी उम्र कितनी है। लाला, अगर तुम्हें धन का लोभ हो तो जितना चाहो मुझसे ले जाओ, मेरी बिटियों को कुएं में न ढकेलो। क्यों इसके दुश्मन बने हो? जो कुछ कर रहे हो उसका दोष तुम्हारे ही सिर जाएगा। तुम इतना भी नहीं समझते कि बूढ़े आदमी के साथ कोई लड़की कैसे सुख से रह सकती है। धन से बूढ़े जवान तो नहीं हो जाते। झिनकू, माताजी, राजा साहब की ज्योतिषी विद्या के अनुसार। लौंगी, तू फिर बोला, चुपका खड़ा रहो, क्यों नहीं रहता। झिनकू, दीवान साहब, अब नहीं ठहर सकता। लौंगी, क्यों ठहरोगे, क्यों नहीं, दक्षिणा तो लेते जाओ। यह कहते हुए लौंगी ने कोठरी में जाकर कल जौले से काजल निकाला और तुरंत बाहर आ गए। एक हाथ में झिनकू को पकड़ दूसरे से उसके मुंह पर कालक पोत दिया। बहुत उछले कूदे, बहुत फड़फड़ाए, पर लौंगी ने जौ भर भी न हिलने दिया, मानो बाज ने कबूतर को दबोच लिया हो। दीवान साहब अब अपनी हंसी न रोक सके, मारे हंसी के मुंह से बात तक न निकली। मुंशी जी अभी तक झिनकू की विद्या का राग अलाप रहे थे और लौंगी झिनकू को दबेचे हुए चिल्ला रही थी, थोड़ा चूना लाओ तो इसे पूरी दक्षिणा दे दूं। मेरे धन्य भाग कि आज ज्योतिषी के दर्शन हो गए। आखिर मुंशी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने लौंगी का हाथ पकड़कर चाहा कि झिनकू का गला छुड़ा दे। लौंगी ने झिनकू को तो न छोड़ा, एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़े हुए थी, दूसरे हाथ से मुंशी जी की गर्दन पकड़ ली और बोली, मुझसे जोर दिखाते हो लाला, बड़े मर्द हो तो छुड़ा लो गर्दन, बहुत दूध घी पी लिया हो, खो वह जोर कहाँ है। दीवान, मुंशी जी आप खड़े क्यों हैं, छुड़ा दीजिए गर्दन। मुंशी, मेरी यह सांसत हो रही है और आप खड़े हंस रहे हैं। दीवान, तो क्या कर सकता हूँ, आप भी तो देवनी से जोर आजमाने चले थे, आज आपको मालूम हो जाएगा कि मैं इसे क्यों इतना दबता हूँ। लौंगी, तोतसी जी अपनी विद्या का जोर क्यों नहीं लगाते। क्यों रे, अब तो कभी ज्योतिषी न बनेगा। झिनकू, नहीं माताजी, बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। लौंगी ने दीवान साहब की ओर रसोस नेत्रों से देखकर कहा, मुझसे यह चाल चली जाती है। क्यों, लड़की को राजा साहब से ब्याह कर तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा। क्यों, धन और मर्तबा संतान से भी ज़्यादा प्यारा है। क्यों, लगा दो आ घर में, घोड़ दो लड़की का गला, अभी मर जाएगी
मरकर जन्म भर के दुख से तो छूट जाएगी। धन और मर्तबा अपने पौरुष से मिलता है, लड़की बेचकर धन नहीं कमाया जाता। यह नीचों का काम है, भले मानस का नहीं। मैं तुम्हें इतना स्वार्थी न समझती थी लाला साहब। तुम्हारे मरने के दिन आ गए हैं, क्यों पाप की गठरी लादती हो? मगर तुम्हें समझाने से क्या होगा? इसी पाखंड में तुम्हारी उम्र कट गई, अब क्या संभालोगे? अब मरती बाप भी बाप करना बड़ा प्यार करते। और तुम भी सुन लो ज्योतिषी, अब कभी भूल कर भी यह स्वांग न भरना। धोखा करके पेट पालने से मर जाना अच्छा है। जाओ। यह कहकर लौंगिंग ने दोनों आदमियों को छोड़ दिया। झिनकू तो बकटुक भागा, लेकिन मुंशी जी वही सिर झुकाए खड़े रहे। जरा देर के बाद बोले, दीवान साहब, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं जाकर राजा साहब से कह दूं कि दीवान साहब को मंजूर नहीं है। दीवान, अब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या अभी कुछ और सांसद कराना चाहते हैं? मुंशी, सांसद तो मेरी यह क्या करती, मैंने औरत समझकर छोड़ दिया। दीवान, आप आज जाके साफ साफ कह दीजिएगा। लौंगी, क्या साफ साफ कह दीजिएगा? अब क्या साफ साफ कहलाते हो? किसी को खाने का न्योता न दो तो वह बुरा न मानेगा, लेकिन न्योता देकर अपने द्वार से भगा दो तो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। अब साफ साफ कहने का अवसर नहीं रहा। जब न्योता दे चुके हो तब तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे लोटा थाली बेचकर ही क्यों न खिलाओ। कह के मुर्के से बैर हो जाएगा। दीवान, बैर की चिंता नहीं, नौकरी की मैं परवाह नहीं करता। लौंगी, हाँ, तुमने तो कारू का खजाना घर में गाड़ रखा है। इन बातों से अब काम न चलेगा। अब तो जो होनी थी हो चुकी। राम का नाम लेकर ब्याह करो, पुरोहित को बुलाकर शायद सुगत पूछताछ कर लो और लगन भेज दो। एक ही लड़की है, दिल खोल कर काम करो। मुंशी जी को अपनी सांसद का पुरस्कार मिल गया। मारे खुशी के बंगले झांकने लगे। विरोध की अंतिम क्रिया हो गई। आज ही से विवाह की तैयारियां होने लगी। दीवान साहब स्वभाव से कृपण थे, कम से कम खर्च में काम निकालना चाहते थे, लेकिन लौंगी के आगे उनकी एक न चलती थी। उसके पास रुपए न जाने कहाँ से निकालते आ जाते थे, मानो किसी रसिक के प्रोमोद्वार हो। 3 महीनों तैयारियों में गुजर गए। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया है और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है। बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां तो हो ही रही थी और ज्यों ही देखने में बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलिप्त वेदना, कोई अलिप्त काम, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती थी, पर न चलने का मार्ग मिलता था, न विश्राम का आधार। उसने मन में एक बात निश्चय की थी और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना नीरस मालूम होता कि घंटों वह मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ नहीं है। अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। यह भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा को हौलदौली सा हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों न होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्द अच्छा हो जाएंगे। लौंगी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मन ही मन तिलमिला कर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मुँते चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प कर पिंजरे में प्राण देने के सिवा वह और क्या करेगी। मोती में चमक है, वह अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा ले तो नहीं सकता। उसे गले में बांध लेने से तो क्षुधा तो न मिटेगी। मनोरमा ने फिर पूछा, भगवान सज्जन लोगों को क्यों इतना कष्ट देते हैं? अम्मा, बाबूजी का सा सज्जन दूसरा कौन होगा? उनको भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? मुझे कभी कुछ नहीं होता, कभी सिर भी नहीं दुखता। मुझे क्यों कभी कुछ नहीं होता अम्मा? लौंगी, तुम्हारे दुश्मन को कुछ हो बेटी, तुम तो कभी घड़ी भर चैन न पाती थी। तुम्हें गोद में लिए
रात भर भगवान का नाम लिया करती थी। सहसा मनोरमा के मन में एक बात आई। उसने बाहर आकर मोटर तैयार कराई और दम के दम में राजभवन की ओर चली। राजा साहब इसी तरफ आ रहे थे। मनोरमा को देख तक कर तो चौंके। मनोरमा घबराई हुई थी। राजा, तुमने क्यों कष्ट किया? मैं तो आ रहा था। मनोरमा, आपको जेल के दंगे की खबर मिली? राजा, हाँ, मुंशी व्रजधर अभी कहते थे। मनोरमा, मेरे बाबूजी को गहरा घाव लगा है। राजा, हाँ, यह भी सुना। मनोरमा, तब भी आपने उन्हें जेल से बाहर अस्पताल लाने की कोई कार्रवाई नहीं की? आपका हृदय बड़ा कठोर है। राजा ने कुछ चिढ़कर कहा, तुम्हारे जैसा उदार हृदय कहाँ से लाऊं? मनोरमा, मुझसे मांग क्यों नहीं लेते? बाबूजी को बहुत गहरा घाव लगा है और अगर यत्न न किया जाए तो उनका बचना कठिन है। जेल में जैसा तैसा इलाज होगा, आप जानते ही हैं। कोई न कोई आगे, न कोई पीछे, न मित्र न बंधु। आप साहब को एक खत लिखिए कि बाबूजी को अस्पताल में लाएं। राजा साहब मानेंगे? मनोरमा, इतनी जरा सी बात न मानेंगे? राजा, न जाने दिल में क्या सोचे। मनोरमा, आपको अगर बहुत मानसिक कष्ट हो रहा हो तो रहने दीजिए, मैं खुद साहब से मिल लूँगी। राजा साहब यह तिरस्कार सुनकर काँप उठे। कातर होकर बोले, मुझे किस बात का कष्ट होगा? मैं अभी जाता हूँ। मनोरमा, लौटिएगा कब तक? राजा, कह नहीं सकता। यह कहकर राजा साहब मोटर पर जा बैठे और सौरभ से मिस्टर जिम के बंगले पर चलने को कहा। मनोरमा की निष्ठुरता से उसका चित्त बहुत खिन्न था। मेरे आराम और तकलीफ का इसे जरा भी ख्याल नहीं। चक्रधर से न जाने क्यों इतना स्नेह है। कहीं उसे प्रेम तो नहीं करती? नहीं, यह बात नहीं। सरल हृदय बालिका है, ये कौशल क्या जाने। चक्रधर आदमी ही ऐसा है कि दूसरे को उसे मोहब्बत हो जानी है। जवानी में सहृदयता कुछ अधिक होती है। कोई मायावित्री स्त्री होती तो उससे भी अपना मनोभाव को गुप्त रखती। जो कुछ करना होता चुपके चुपके करती। पर इसके निश्चय हृदय में कपट कहाँ है। जो कुछ कहती है मुझे से कहती है। जो कष्ट होता है मुझी को सुनाती है। मुझ पर पूरा विश्वास करती है। ईश्वर करे साहब से मुलाकात हो जाए और वह मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। जिस वक्त मैं आकर यह शुभ समाचार कहूँगा, कितनी खुश होगी। यह सोचते हुए राजा साहब मिस्टर जिम के बंगले पर पहुँचे। शाम हो गई थी। साहब बहादुर सैर करने जा रहे थे। उनके बंगले में वह ताजगी और सफाई थी कि राजा साहब का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके यहाँ दर्जनों माली थे, पर बाग इतना हरा भरा न रहता था। वहाँ की हवा में आनंद था। इकबाल था, हाथ बंधे हुए खड़ा मालूम होता था। नौकर चाकर कितने सलीकेदार थे, घोड़े कितने समझदार, पौधे कितने सुंदर। यहाँ तक कि कुत्तों के चेहरे पर भी इकबाल की आभा झलक रही थी। राजा साहब को देखते ही जिन साहब ने हाथ मिलाया और पूछा, आपने जेल में दंगे का हाल सुना? राजा, जी हाँ, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जिम, सब उसी का शरारत है, उसी बागी नौजवान का। राजा, हुजूर का मतलब चक्रधर से है? जिम, हाँ, उसी से। बहुत ही खौफनाक आदमी है। उसी ने कैदियों को भड़काया है। राजा, लेकिन अब तो उसको अपने किए की सज़ा मिल गई है। अगर बच भी गया तो महीनों चारपाई से न उठेगा। जिम, ऐसे आदमी के लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी नहीं। हम उस पर मुकदमा चलाएगा। राजा, मैंने सुना है कि उसके कंधे में गहरा जख्म है और आपसे ये अर्ज करता हूँ कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में रखा जाए, जहाँ उसका इलाज हो सके। आपकी इतनी कृपा हो जाए तो उस गरीब की जान बच जाए और ज़िले में आपका नाम हो जाए। मैं इसका जिम्मा ले सकता हूँ कि अस्पताल में उसकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। जिम, हम एक बागी के साथ कोई रियायत नहीं कर सकता। आप जानता है, मुगलों या मरहटों का राज होता तो ऐसे आदमी को क्या सज़ा मिलता। उसका खाल खींच लिया जाता, उसके हाथों काट दिए जाते। हम अपने दुश्मन को कोई रियायत नहीं कर सकता। राजा, हुजूर, दुश्मनों के साथ रियायत करना आपको सबसे बड़ी सज़ा देना है। आप जिस पर दया करें वह कभी आपसे दुश्मनी नहीं कर सकता। वह अपने किए पर लज्जित होगा और सदैव के लिए आपका भक्त हो जाएगा। जिम, राजा साहब, आप समझता नहीं, ऐसा सलूक उस आदमी के साथ किया जाता है
जिसमें कुछ आदमियत बाकी रह गया हो। बागी का दिल बालू का मैदान है, उसमें पानी का बूंद भी नहीं होता और न जाने उससे पानी से खींचा जा सकता है। आदमी में जितना शर्त, धर्म और शराफत है, उसके मिट जाने पर वह बागी हो जाता है। उसे भल मानसी में आप नहीं जीत सकते। राजा साहब को आशा थी कि साहब मेरी बात आसानी से मान लेंगे। साहब के पास वो रोज ही कोई न कोई तोहफा भेजते रहते थे। उनकी जिद पर चिढ़कर बोले, जब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि उस पर अस्पताल में काफ़ी निगरानी रखी जाएगी, तो आपको मेरी अर्ज मानने में क्या आपत्ति है? जिम ने मुस्कुराकर कहा, यह जरूरी नहीं कि मैं आपसे अपनी पॉलिसी बयान करूं। राजा, मैं आपकी जमानत करने को तैयार हूं। जिम हंसकर, आप उसकी जवान की जमानत तो नहीं कर सकते। हजारों आदमी उसे देखने को रोज जाएगा, आप उन्हें रोक तो नहीं सकते। गवार लोग यही समझेगा कि सरकार इस आदमी पर बड़ा जुल्म कर रही है। उसे देख देख कर लोग भड़केगा। इसको आप कैसे रोक सकते हैं? राजा साहब के जी में आया कि इसी वक्त यहाँ से चल दूँ और फिर इसका मुंह न देखूं। पर ख्याल किया, मनोरमा बैठी मेरी राह देख रही होगी। यह सुनकर उसने कितनी निराश होगी। ईश्वर, इस निर्दय हृदय में थोड़ी सी दया डाल दो। बोले, आप यह हुक्म दे सकते हैं कि उनके निकट संबंधियों के सिवा और उसके पास कोई न जाए। जिम, मेरे हुक्म में इतनी ताकत नहीं है कि वह अस्पताल को जेल बना दे। यह कहते कहते मिस्टर जिम फिटन पर बैठे और सैर करने चल दिए। राजा साहब को एक क्षण के लिए मनोरमा पर क्रोध आ गया। उसी के कारण मैं यह अपमान सह रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या गरज पड़ी थी कि इसकी इतनी खुशामद करता। जाकर कह देता हूँ कि साहब नहीं मानते, मैं क्या करूँ? मगर उसके आंसुओं के भय ने फिर कातर कर दिया। आह, उसका कोमल हृदय टूट जाए, आंखों में आंसू की झड़ी लग जाएगी। नहीं, मैं कभी इसका पिंड न छोड़ूंगा। मेरा अपमान हो इसकी चिंता नहीं, लेकिन उसे दुख न हो। थोड़ी देर तक तो राजा साहब बाग में टहलते रहे, फिर मोटर पर जा बैठे और घंटे भर इधर उधर घूमते रहे। 8 बजे वह लौट कर आए तो मालूम हुआ अभी साहब नहीं आए। फिर लौटे। इसी तरह घंटे घंटे भर के बाद वह 3 बार आए, मगर साहब बहादुर अभी तक न लौटे थे। सोचने लगे, इतनी रात गए, अगर मुलाकात हो भी गई तो बातचीत करने का मौका कहाँ मिलेगा। शराब के नशे में चूर होगा, आते ही आते सोने चला जाएगा। मगर कम से कम मुझे देखकर इतना तो समझ जाएगा कि यह बेचारे अभी तक खड़े हैं, शायद दया आ जाए। 1 बजे के करीब बग्घी की आवाज़ आई। राजा साहब मोटर से उतरकर खड़े हो गए। जिम भी फिटन से उतरा। नशे से आंखें सुर्ख थी, लड़खड़ाता हुआ चला रहा था। राजा को देखते ही बोला, ओ, तुम यहाँ क्यों खड़ा है? भाग जाओ, अभी तो जाओ, भागो। राजा, हुजूर, मैं हूँ राजा विशाल सिंह। जिम, ओह डैम राजा, अभी निकल जाओ। तुम भी बागी है, तुम भी बागी का सिफारिश करता है, बागी को पनाह देता है, सरकार का दोस्त बनता है। अभी निकल जाओ। राजा और रैयत सब एक है। हम किसी पर भरोसा नहीं करता, अपने जोर का भरोसा है। राजा का काम बागियों को पकड़वाना है, उसका पता लगाना है, उनका सिफारिश करना नहीं। अभी निकल जाओ। यह कहकर वह राजा साहब की ओर झपटा। राजा साहब बहुत ही बलवान मनुष्य थे। वह ऐसे ऐसे दो को अकेले ही काफ़ी थे, लेकिन परिणाम के भय ने उन्हें पंगु बना दिया था। एक छूसा बिल लगाया तो 5 करोड़ रुपए की जायदाद हाथ से निकली। वह घूसा बहुत महंगा पड़ेगा। परिस्थिति भी उसके प्रतिकूल थी। इतनी रात को उसके बंगले पर आ जाना इस बात का सबूत समझा जाए कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। दीन भाव से बोले, साहब इतना जुल्म न कीजिए, इसका जरा भी ख्याल न कीजिएगा कि मैं शाम से अब तक आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। कहिए तो आपके पैर पड़ूँ, जो कहिए करने को हाजिर हूँ। मेरा अर्ज कबूल कीजिए। जिम, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम मतलब का आदमी है, हम तुम्हारी चालों को खूब समझता है। राजा, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि मैं इसका इलाज करने के लिए अपना डॉक्टर जेल के अंदर भेज दिया करूं। जिम, ओ डैमिट, बक बक मत करो। सुअर, अभी निकल जाओ,
नहीं तो हम ठोकर मारेगा। अब राजा साहब से जब्त न हुआ। क्रोध ने सारी चिंताओं को, सारी कमजोरियों को निगल लिया। राज्य रहे या जाए, बला से जिम ने ठोकर चलाई थी कि राजा साहब ने उसकी कमर पकड़कर इतने जोर से पटका कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठना चाहता था कि राजा साहब उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाए जोर से। कौड़ी सी आंखें निकल आई, मुंह से किचकुर बढ़ने लगा। सारा नशा, सारा क्रोध, सारा रौब, सारा अभिमान रफू चक्कर हो गया। राजा ने गला छोड़कर कहा, गला घोट दूंगा, इस फेर में मत रहना, कच्चा ही चबा जाऊंगा। चपरासी या अहलकर नहीं हूं कि तुम्हारी ठोकरें सह सकूंगा। जिम, राजा साहब, आप सचमुच नाराज हो गए? मैं तो आपसे दिल लगी करता था। आप तो पहलवान हैं, आप दिल लगी में बुरा मान गया। राजा, बिल्कुल नहीं, मैं भी दिल लगी कर रहा था। अब तो आप फिर मेरे साथ दिल लगी न करेंगे? जिम, कभी नहीं, कभी नहीं। राजा, मैंने जो अर्ज की थी वह आपने मानी या नहीं? जिम, मानेंगे, मानेंगे, हम सुबह होते ही हुक्म देगा। राजा, दगा तो न करोगे? जिम, कभी नहीं, कभी नहीं। आप भी किसी से यह बात न कहना। राजा, दगा की तो इसी तरह फिर पटकूंगा, याद रखना। यह कहकर राजा साहब मिस्टर जिम को छोड़कर उठ गए। जिम भी गर्द झाड़ कर उठा और राजा साहब से बड़े तपाक के साथ हाथ मिलाकर उन्हें रुखसत किया। जरा भी शोरगुल न हुआ। जिम साहब के साइज के सिवा और किसी ने मल्ल युद्ध नहीं देखा था और इसी मारे डर के बोलने की हिम्मत न पड़ी। राजा साहब दिल में सोचते आते थे कि देखे वादा पूरा करता है या मुकर जाता है, कहीं कल कोई शरारत न करे। देखी जाएगी। इस वक्त वो ऐसी पटकनी दी है कि बचा याद करते होंगे। यह सब वादे तो सच्चे होते हैं। सुबह को देखूंगा, अगर हुक न दिया तो फिर जाऊंगा। इतना डर तो उसे भी होगा कि मैंने दगा की तो वह भी कलई खोल देगा। सज्जनता से तो नहीं, पर इस भय से जरूर वादा पूरा करेगा। मनोरमा अपने घर चली गई होगी। तड़के ही आकर उसे यह खबर सुनाऊंगा। खिल उठेगी। आह, उस वक्त कभी उसकी छवि देखने की योग्य होगी। राजा साहब घर पहुंचे तो 1:30 बज गए थे। अभी तक सोता न पड़ता था। नौकर चाकर उनकी राह देख रहे थे। राजा साहब मोटर से उतरकर जब ही बरामदे में पहुंचे तो देखा मनोरमा खड़ी है। राजा साहब ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम अभी तक घर नहीं गई? तब से यहीं हो? रात तो बहुत बीत गई। मनोरमा एक किताब पढ़ रही थी। क्या हुआ? राजा, कमरे में चलो, बताता हूँ। राजा साहब ने सारी कथा आदि से अंत तक बड़े गर्व के साथ नमक मिर्च लगाकर बयान की। मनोरमा तन्मय होकर सुनती रही। ज्यों ज्यों वह वृतांत सुनाती थी उसका मन राजा साहब की ओर खींच जाता था। मेरे लिए उन्होंने इतना कष्ट, इतना अपमान सहा। वृतांत समाप्त हुआ तो वह प्रेम और भक्ति से गदगद होकर राजा साहब के पैरों पर गिर पड़ी और कांपते हुई आवाज से बोली, मैं आपका यह एहसान कभी न भूलूंगी। आज ज्ञात रूप से उसके हृदय में प्रेम का अंकुर पहली बार जमा। वह एक उपासक की भांति अपने उपास्य देव के लिए बाग में फूल तोड़ने आई थी, पर बाग की शोभा देखकर उस पर मुग्ध हो गई। फूल लेकर चली तो बाग की सुरमई छटा उसकी आंखों में समाई हुई थी। उसके रोम रोम से यही ध्वनि निकलती थी, आपका एहसान कभी न भूलूंगी। स्तुति के शब्द उसके मुंह तक आकर रह गए। वह घर चली तो चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था, पर उसके हृदय में प्रकाश फैला हुआ था और प्रकाश में संगीत की मधुर ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। एक क्षण के लिए वह चक्रधर की दशा भी भूल गई। जैसे मिठाई हाथ में लेकर बालक अपने छिदे हुए कान की पीड़ा भूल जाता है।